एनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहाँ ले जाने का प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन ईरान और रूस के बीच में रिश्ते काफी गहरे हैं। दोनों देश मिलकर के बुशहर में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट चला रहे हैं। अब ईरान रूस का परमाणु रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ा है, जरा वो आपको बता देते हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां साल 1995 में ईरान ने रूस के साथ समझौता किया था और अब वही तो रूस पेशकश कर रहा है कि आप अपना 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम हमारे यहाँ पर रखवा सकते हैं और अमेरिका के लिए भी ये सुविधाजनक होगा। लेकिन अगर अमेरिका इस बात पर इनकार कर देता है तो अमेरिका का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुल करके आ जाएगा कि वो ईरान पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे उसका तेल भंडार चाहिए है। रूस की कंपनी रोसाटम ने पूरा किया था प्लांट का निर्माण कार्य। ये बुशहर की हम बात कर रहे हैं जो कि 1995 में शुरू हुआ, साल 2011 में ऑपरेशनल हुआ। 1000 मेगावाट का इस पर पहला रिएक्टर लगाया गया था और अभी भी ईरान यही कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल करेंगे। रूसी कंपनी रोसाटम के एक्सपर्ट्स प्लांट का कामकाज देखते हैं। बुशहर का प्लांट के ऑपरेशन और फ्यूल सप्लाई में रूस की मजबूत भूमिका देखी जाती है। प्लांट के लिए रूस सप्लाई करता है 4.5% तक एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि रशिया से ही आता है इनके पास। रूस ईंधन सप्लाई करता है और वापस ले जाता है इस्तेमाल हो चुका हुआ जो फ्यूल होता है उसे। बुशहर प्लांट के दूसरे और तीसरे रिएक्टर का निर्माण रोसाटम के द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि बुशहर पर एक बड़ा हमला भी किया गया था। प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी स्थिति बेहद खराब है। ईरान के लाखों घरों और उद्योगों को सप्लाई यहीं से बिजली होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा संयंत्र होने की वजह से निशाना भी बनाया गया था। दूसरा और तीसरे चरण का क्योंकि इसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, इसलिए भी रशिया ये नहीं चाहता है कि इसे अमेरिका ये नहीं चाहता है कि इसे और ज्यादा अच्छा बना दिया जाए या और ज्यादा ऊपर लेवल पर ले जाया जाए, ताकि एनरिच्ड यूरेनियम और ज्यादा यहां पर करना ईरान की तरफ से शुरू कर दिया जाए। इसीलिए उसने बुशहर से लेकर के इस्फहान तक, फोर्दो तक, नतांज तक सबको निशाना बनाया। खबर यह है कि इजराइल के लेबनान पर हमले लगातार चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में टायर शहर पर बड़ा अटैक किया गया है, जिसके बाद हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। टायर शहर पर बड़ा अटैक किया गया है साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान इजराइल के लिए सबसे मुफीद जगह हो गई है, जहां पर वो बार बार हमले करता है। एक बार फिर से उसने टायर शहर को ही निशाना बनाया। अभी पिछले दिन ही उसने टायर शहर को ही निशाना बनाया था। इस बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिका के जहाजों को हूती आतंकियों का डर सता रहा है। खबर यह भी है कि यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अपना रास्ता बदला है। ये खबर है कि अमेरिका के जहाजों को हूती आतंकियों का डर सताने लगा है और यही वजह है कि यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपना रास्ता बदलते हुए नजर आ रहा है। अफ्रीका का चक्कर लगा करके ईरान के करीब उनके जहाज पहुंच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि लाल सागर और बाब अल मंडेब से कोई भी अमेरिकी जहाज नहीं गुजरना चाहता है। यही वजह है कि अफ्रीका का एक लंबा चक्कर वो लेकर के आएंगे और उसके बाद बाब अल मंडेब को छोड़ करके, लाल सागर को छोड़ करके वहां से वो किसी तरीके से बाहर निकले। ये पुरानी तस्वीरें हैं, युद्ध से जुड़े हुए उस वक्त की तैयारियां हैं। आप कह सकते हैं जब अब्राहम लिंकन को वहां पर तैनात किया गया था, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में ये जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में ऐसा है नहीं कि बातचीत कर ली गई है, युद्ध विराम 21 तारीख तक घोषित कर दिया गया है तो तमाम जो हथियार है, तमाम जो सेनाएं हैं, तमाम जो उनके युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स है, उन्हें अमेरिका की तरफ से हटा लिया गया है, बल्कि उसकी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एक तरफ इस्लामाबाद में टेबल टॉक, दूसरी तरफ अमेरिका अपने और ज्यादा सैनिकों को वहां पर भेज रहा था और उसने ये कर दिखाया। वो अपनी एक नई रणनीति पर कार्य कर रहा था, अपनी एक नई रणनीति सोच करके बैठा हुआ था और उसके बाद हुआ क्या, इस्लामाबाद की बातचीत फेल हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी त्रिपोली से लेकर के जो तमाम मरीन कमांडो होते हैं वो सीधे सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में जाकर के तैनात कर दिए जाते हैं। ये उसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। खबर ये है कि हिजबुल्लाह का अमेरिकी बेस पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है और ये तुर्की में देखने को मिला है। तुर्की में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने ये अटैक किया है। अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में भी खबर आ रही है। तो दक्षिणी लेबनान के अस्पताल पर भी भारी तबाही चल रही है। ये हर जगह, एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स है जो कि इजराइल को बचाने की बातें कह करके हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक करता रहता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो अपने तमाम जो नुकसान है उसकी भरपाई उनसे करवाते रहता है। ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह का ये पूरा युद्ध सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ चल रहा है, वो अमेरिकी बेस को भी इसी तरीके से निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। अमेरिकी बेस पर भी हिजबुल्लाह हमला करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि इजराइल जो हमला हिजबुल्लाह पर कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि
इजराइल को हथियार अमेरिका से मिल रहे हैं, इसीलिए हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। तुर्की में यह सैन्य बेस पर अटैक किया गया है, अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में यह भी जानकारी मिल रही है। अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह के नाम पर। ये अपने आप में चौंकाने वाली चीजें हैं कि हिजबुल्लाह के नाम पर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, वो भाग करके वहां छिपने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ न जाने कितने लोगों को निशाना बना दिया जाता है। हिजबुल्लाह इससे बौखला गया है। हिजबुल्लाह अपने फायदे के लिए इन जगहों पर छिपने की कोशिशें जरूर करता है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान उनके देश का हो जाता है, उनके लोगों का हो जाता है। हिजबुल्लाह बौखलाहट में अब अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ चुका है और अमेरिकी बेस पर वो बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहा है, जैसा कि उसने तुर्की में जाकर के अमेरिकी सैन्य बेस पर कर दिया है। ईरान से वार्ता कुछ हासिल नहीं हुआ है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने हमला बोलना जरूर शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता दिया है कि ये जो पूरी बातचीत फेल हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ईरान ही है। ईरान कह रहा है कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, लेकिन अब सच क्या है वो देखें। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई। अमेरिका के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होने की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि गेंद अब ईरान के पाले में। तेहरान के साथ वार्ता पर उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब ईरान पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त परमाणु हथियार न बनाने की है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने में अब करीब एक हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि परमाणु समझौते को लेकर ईरान के साथ आगे की कोई भी बातचीत पूरी तरह से तेहरान पर निर्भर करती है। उन्होंने दोहराया कि वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ईरान पर है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान स्पष्ट और अंतिम रूप से यह भरोसा दे कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को परमाणु हथियार विकसित न करने के संबंध में ईरान का भरोसा चाहिए और उन्हें लगता है कि अगर ईरान इस बात पर सहमत है तो ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। वेंस ने माना कि बातचीत के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, खास तौर पर संवर्धित यूरेनियम को हटाने और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी जैसे अहम मुद्दों पर ईरान की प्रतिक्रिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि वो हमारी दिशा में आगे बढ़े। जेडी वेंस ने बातचीत की मेज पर वापस आने की जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वहां वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें लगता है कि अगला कदम उठाना ईरानियों पर निर्भर है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका पर हालांकि दबाव अब बढ़ते जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है, नाकाबंदी खोलने और वार्ता के लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। वही सऊदी अरब ये प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहा है, जो कल तक ये प्रेशर अमेरिका पर बना रहा था कि अब ईरान पर हमला कर दो, अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाएंगी। अब वही कह रहा है जब नाकेबंदी हो गई वहां पर हॉर्मुज पर, तो सऊदी अरब को भी तो दिक्कतें हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिक्कत ईरान से होने वाली है, बाकी तमाम देशों को भी दिक्कतें होंगी। सऊदी अरब कह रहा है अमेरिका पर प्रेशर डाल करके कि नाकेबंदी खोल दो, बातचीत कर लो, मध्यस्थता स्वीकार कर लो और उसके साथ साथ बातचीत करके इस मसले को किसी तरीके से सुलझा लो। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब प्रेशर बन रहा है सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के ऊपर कि बातचीत कर लो। आपको याद होगा कि सऊदी अरब और रशिया के राष्ट्रपति के बीच में फोन पर एक लंबी वार्ता हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको इसी शो में बताया था, विस्फोट में बताया था कि दोनों के बीच में बातचीत की जा रही है और इसी वजह से अब सऊदी अरब भी आगे आते जा रहा है कि जो ये मध्यस्थता वाला ऑफर दिया गया है रशिया की तरफ से उसे किसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।